नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। ईरान में खामेनेई के बगावत करने वालों का नरसंहार तेज हो गया है। उधर ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों के लिए मदद भेजने का ऐलान कर दिया है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने टारगेट लॉक कर लिया है। ट्रंप के B-2 बॉम्बर में बम लोड कर लिए गए हैं। तो क्या अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है? ट्रंप आगे क्या करेंगे, इसकी एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। आज ईरान हिंसा में पहली फांसी दी जा सकती है। इरफान सुल्तानी नाम के प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी पर लटकाया जा सकता है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को अरेस्ट किया गया था। उसके ऊपर हिंसा भड़काने और ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा आरोप लगाकर 4 दिन में ही मौत की सजा का फैसला सुना दिया गया। सोचिए जरा, जो शख्स ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उस शख्स पर, उस प्रदर्शनकारी पर इल्जाम क्या लगाया गया? ईश्वर के खिलाफ खड़े होने का इल्जाम लगाया गया। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। परिवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए आखिरी मुलाकात का मौका होगा। उधर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल तो यह है ना कि ट्रंप ईरान के साथ क्या करने वाले हैं? क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा? ईरान में गोलियों की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही है। खामेनेई की फोर्स भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। खामेनेई की फोर्स मशीन गन लेकर सड़क पर उतर चुकी है। तेहरान से लेकर केरमनशाह तक लाशों का ढेर बिछा रही है। ईरान की पुलिस घरों में घुसकर प्रदर्शनकारियों को पकड़ रही है। खामेनेई के खिलाफ विद्रोह करने वालों को चौराहे पर फांसी देने जा रही है। ईरान में 17 दिनों से कत्लेआम हो रहा है। अब तक कितने लोगों की लाशें बिछाई जा चुकी हैं, इसे लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन जो भी आ रहे हैं वो दुनिया को डरा रहे हैं। क्या 2 हफ्ते के अंदर ईरान में 2500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है? क्या 16 दिन में 5000 लोगों को गोलियों से भून दिया गया है? क्या मौत का ये आंकड़ा 12000 पहुंच गया है? क्या ईरानी फोर्स ने सिर्फ तेहरान में ही 13000 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी है? क्या ईरान के मुर्दा घरों में 20,000 के करीब डेड बॉडी पहुंच चुकी है? We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. डोनाल्ड ट्रंप तक ईरान में मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। ईरान को लेकर हाई लेवल मीटिंग में हमले को लेकर क्या फैसला हुआ? क्या ट्रंप का B-2 बॉम्बर ईरान के लिए रवाना हो गया? खामेनेई से बगावत करने वालों के लिए ट्रंप ने कौन सी मदद भेजी है? क्या अगले कुछ घंटे में ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है? Help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one
phone out. I'm sorry. ईरान पर ट्रंप क्या एक्शन लेने वाले हैं ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन एक्शन क्यों लेंगे ये अभी देख लीजिए। तेहरान से आए इस वीडियो में आपको नॉनस्टॉप गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। सख्त इंटरनेट बंदी के बीच तेहरान से ये वीडियो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है और वहां की दिल दहला देने वाली हकीकत बयां कर रहा है। अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बनाया गया ये वीडियो 6 मिनट 10 सेकंड का है। इस वीडियो में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जिसमें गोलियों की आवाज नहीं आ रही हो। वीडियो के 2 मिनट 40 सेकंड के आसपास बाइक पर सवार ईरानी पैरामिलिट्री फोर्स दिख रही है और बैकग्राउंड में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई हुकूमत ने इंटरनेट बंद करके तेहरान में भयंकर कत्लेआम किया है। सिर्फ तेहरान में ही एक दिन के अंदर 13,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जो आलम तेहरान का है वही हाल ईरान के दूसरे इलाकों का है। ये करमनशाह की तस्वीरें हैं। यहाँ भी ईरानी फोर्स भयंकर कत्लेआम कर रही है। खामेनेई के खिलाफ विद्रोह कर रहे लोगों को चुन चुन कर गोली मार रही है। ईरान की सड़कों पर पिछले 2 हफ्ते से गृह युद्ध जैसे हालात है। खामेनेई की फोर्स जितनी गोली चला रही है, लोगों के गुस्से की आग और भड़क रही है। ये ईरान के गतसारन की तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने आग लगाकर मेन रोड को जाम कर दिया। उधर मशहद में गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को फूंक दिया। मशहद में गुस्साई पब्लिक ने एम्बुलेंस में ही हमला कर दिया। पैरामिलिट्री के एक जवान को रोड पर गिराकर जमकर पीटा। कराज में भी जमकर आगजनी हो रही। यहां भी उग्र भीड़ पुलिस स्टेशन में आग लगा रही है। 47 साल से चल रही इस्लामिक हुकूमत से लोग कितने खफा हैं, उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये इस्फहान की एक मस्जिद है जिसे विद्रोहियों ने आग के हवाले कर दिया। फायरिंग में मौत से गुस्साए लोग इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उन्हें जहां जो मिल रहा है उसे तोड़ फोड़ करके आग लगा दे रहे हैं। इस्फहान की एक सरकारी मीडिया हाउस की बिल्डिंग है। यहां से खामेनेई और ईरान की इस्लामी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। भीड़ ने इसे भी आग के हवाले कर दिया है। ईरानी फोर्स इस्लामी निजाम से बगावत करने वालों को अब चुन चुन कर पकड़ रही है। जो भी कैमरे में नजर आ रहा है उनकी पहचान करके उनके घरों पर रेड डालकर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। न कोई कोर्ट न कोई ट्रायल, बागियों को सीधे फांसी पर लटकाने का प्लान तैयार हो चुका है। 26 साल के इस शख्स का नाम इरफान सुल्तानी है, जिसे अब ईरानी सरकार सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा देने जा रही है। इरफान सुल्तानी का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन पर हिंसा भड़काने और ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे आरोप लगाए गए। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। परिवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए आखिरी मुलाकात का मौका मिलेगा। President on Iran, do you have a message for the leaders currently of Iran? Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon.
It would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. सवाल यह है कि क्या सुल्तानी को सरेआम फांसी देना खामेनेई हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ये कदम उठाया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान को लेकर ट्रंप की फोर्स पूरे वॉर मोड में आ गई है। मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट और बॉम्बर्स को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। वॉशिंगटन में ईरान पर हमला करने को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। ट्रंप की तरफ से कभी भी हमले का ग्रीन सिग्नल आ सकता है। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को डायरेक्ट मैसेज दिया है, प्रदर्शन जारी रखें, संस्थाओं पर कब्जा कर गोली चलाने वाले अत्याचारियों के नाम नोट कर लें, अमेरिका की मदद बस रास्ते में है, पहुंचने वाली है। And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. ईरान पर कैसे हमला करना है, कब हमला करना है, हमला कितना बड़ा होगा, किन किन टारगेट को हिट किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी फोर्स इन सब पॉइंट्स पर मंथन कर रही है। ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसे कैसे रोका जाएगा, इस पर भी डिस्कशन हो रहा है। Iran says that it will retaliate in the instance of U.S. strikes against U.S. assets in the Middle East. What do you say to U.S. service members about why it's worth the risk to intervene in Iran? Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. ईरान में इस समय आर पार की लड़ाई चल रही है। प्रदर्शनकारी जानते हैं अगर इस बार चूक गए तो आगे फिर मौका नहीं मिलेगा। उधर ट्रंप की तरफ से बार बार मिल रहे सपोर्ट से खामेनेई विरोधियों का कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। ईरानी फोर्स जितना प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है वो उतना उग्र होकर विद्रोह कर रहे हैं। همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم दुनिया ने सिर्फ आपकी आवाज और आपका साहस देखा सुना ही नहीं है, अब वो जवाब भी दे रही है। अब तक शायद आप अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश भी सुन चुके होंगे। मदद रास्ते में है। जैसे अब तक लड़ते आए हैं वैसे ही संघर्ष जारी रखें। इस शासन को ये भ्रम पैदा न करने दें कि जिंदगी सामान्य है। इन सभी नरसंहारों के बाद हमारे और इस शासन के बीच खून का समंदर है। इन सभी अपराधियों के नाम सुरक्षित रखिए। उन्होंने जो किया है उसके लिए उन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन मेरा एक खास संदेश सेना के सदस्यों के लिए भी है। आप ईरान की राष्ट्रीय सेना हैं, इस्लामिक रिपब्लिक की सेना नहीं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने देशवासियों की जान की रक्षा करें। तमाम पाबंदी के बावजूद ईरानी जनता सड़क पर निकल रही है। प्रदर्शनकारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की जगह जगह पिटाई कर रहे हैं। ये जज्द की तस्वीर है जहां उग्र भीड़ के हाथ एक पुलिस वाला लग गया और फिर उसे जमकर पीटा गया। Greetings from Jerusalem to the proud people of Iran. आप ईरान के गर्वित लोग, महान साइरस के वंशज, इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि साहसी बने, आजादी के लिए सपने देखें और जोखिम उठाएं, न्याय की मांग करें। आप अकेले नहीं हैं, इजराइल आपके साथ खड़ा है। जल्द ही आपका देश आजाद होगा। फायरिंग में मारे गए हजारों लोगों को लेकर लोग भड़के हुए हैं। अमेरिका, इजराइल समेत यूरोप के कई देश खामेनेई सरकार पर जेनोसाइड का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ईरान इन मौतों का असली कातिल ट्रंप और नेतन्याहू को बता रहा है। ट्रंप की पोस्ट पर खामेनेई के राइट हैंड लारी जानी का जवाब आया है, जिसमें उन्होंने ईरानी लोगों के हत्यारों की लिस्ट में ट्रंप को 1 नंबर
और नेतन्याहू को दूसरे नंबर पर बताया है। ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी मिसाइलें इतना बारूद बरसाएंगी पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। ईरान में सिविल वॉर जैसे हालात हैं, पूरा ईरान जल रहा है। विरोधियों को खामेनेई गोलियों से भुनवा रहे हैं, फांसी पर लटका रहे हैं। साथ ही ट्रंप की धमकी का जवाब भी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा और पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। ऐसे में भारत भी अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। भारतीय फौज ने अब इंटीग्रेटेड रॉकेट मिसाइल फोर्स के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रह्मोस, पिनाका और प्रलय की ऐसी तिकड़ी बना रहा है जिससे पाकिस्तान में दहशत है। आखिर क्या है रॉकेट मिसाइल फोर्स और भारत को इसकी जरूरत क्यों है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। शहबाज और मुनीर की क्यों उड़ी नींद? तिकड़ी से निकलेगी पाकिस्तान की हेकड़ी। पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है। हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही। पाकिस्तान को क्यों सता रहा है प्रलय का डर? भारत बना रहा है रॉकेट मिसाइल फोर्स। हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा खतरनाक और भीषण होने वाला है, क्योंकि भारत ने एक नई फोर्स के गठन का अनाउंसमेंट कर दिया है। आर्मी चीफ ने बता दिया है कि भारत अब नया रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रहा है। सवाल यह है कि रॉकेट मिसाइल फोर्स क्या होता है, आधुनिक वॉरफेयर में इसकी क्यों जरूरत है, रॉकेट मिसाइल फोर्स कैसे काम करेगा, भारत के लिए क्यों जरूरी है रॉकेट फोर्स। दरअसल पिछले 3 दिनों से एलओसी पर पाकिस्तान फिर से गुस्ताखी कर रहा है। पिछले 3 दिनों में 2 बार ड्रोन वाली साजिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पहली ड्रोन साजिश 11 जनवरी की रात को हुई थी, जब जम्मू कश्मीर के सामा और पुंछ में 5 ड्रोन स्पॉट किए गए थे। उसके बाद एक बार 13 जनवरी को राजौरी के डूंगा गाला एरिया में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। एलओसी पर भारतीय सीमा में जैसे ही ड्रोन स्पॉट किए गए, वैसे ही भारतीय फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने कई राउंड फायर किए। भारतीय फौज ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गए। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप वो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में मुंह खाने के बाद भी मुनीर की फौज बार बार एलओसी पर ड्रोन भेजने की हिमाकत कर रही है, जिसके बाद भारत ने भी अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर दी है। भारत अब इसके लिए रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने जा रहा है।
रॉकेट फोर्स किसी भी सेना की एक स्पेशल यूनिट होती है जो लंबी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट से भरी होती है, जो कमांड सेंटर से लॉन्च की जाती है और दुश्मन के घर को तबाह करके छोड़ती है। इसके होने पर जवानों को दुश्मन के खेमे में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि घर बैठे ही दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रॉकेट मिसाइल फोर्स दुश्मन के कमांड सेंटर, हवाई अड्डे या बुनियादी ढांचे पर सटीक और तेज हमले करने का काम करती है। सबसे अहम बात यह है कि रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स में सेना को हमला करने के लिए फिजिकली रणभूमि में मौजूद नहीं होना पड़ता है, बल्कि आर्मी इंजीनियर और अपने कमांड सेंटर से ही दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यानी ये जमीनी सैनिकों को खतरे में डाले बिना तेजी से और दूर से हमला करने की ताकत देने के लिए रॉकेट, आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम को एक ही कमांड के तहत लाती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारतीय फौज को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से चीन से भी लड़ना पड़ा था। वैसे में भारत को दो मोर्चों पर रॉकेट और मिसाइल फोर्स की जरूरत है। एक और भारत को वेस्ट फ्रंट पर पाकिस्तान से खतरा है, तो दूसरी ओर नॉर्दर्न फ्रंट पर चीन है जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और ईस्ट फ्रंट पर अब बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है। ऐसे में दुश्मनों के रॉकेट मिसाइलों के आगे भारत का डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। इसीलिए भारत को रॉकेट मिसाइल फोर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पिछले साल ही आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन करने का ऐलान किया। भाइयों और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया था, कुछ ही मिनटों में मुनीर की आर्मी घुटने के बल आ गई थी। 10 दिन पहले पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तान का दावा है कि तैमूर मिसाइल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़कर लक्ष्यों को भेज सकती है, और इसे स्टील्थ यानी रडार से बचने वाली तकनीक से लैस बताया गया। तैमूर के जरिए पाकिस्तान गीदड़ भपकी भी देने लगा है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साबित हो चुका है कि भारत ने जब उसकी न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल दी, तो अब ये तैमूर क्या है। साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी के लिए रॉकेट मिसाइल फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया। मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने गजब की कॉम्बैट क्षमता का प्रदर्शन किया था। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। यह हमला भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से किया था। इसकी मारक क्षमता, इसका असर और इसकी तबाही देखकर दुनिया दंग थी। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसकी मारक क्षमता का ही कमाल था। अब भारतीय सेना मिसाइलों और रॉकेट की स्मारक क्षमता को औपचारिक और इंटीग्रेटेड कर एक फोर्स बनाना चाहती है। पिनाका सिस्टम, प्रलय और ब्रह्मोस को एक साथ जोड़ा जा रहा है।
भारत का अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया है। इसे बेहद रफ्तार के साथ और कई सारे रॉकेट दागने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन की सेना और उनके ठिकानों को निशाना बनाता है। गाइडेड पनाका की रेंज 120 किलोमीटर है। इसे 150 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। भविष्य में इसके वेरिएंट 300-450 किलोमीटर तक भी पहुंच सकते हैं। भारत की नई रॉकेट मिसाइल फोर्स में दूसरा नाम प्रलय का है, जिससे पाकिस्तान में प्रलय आ सकती है। प्रलय एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। इसे दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर एयरबेस, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर जैसे अहम ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। और तीसरा नाम भारतीय फौज के उस ब्रह्मास्त्र का है, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है। मुनीर और शहबाज घुटने टेक देते हैं। वो ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मैक 3 तक की रफ्तार से दुश्मनों पर वार कर सकती है। इसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर है और इसे जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये बहुत सटीक तरीके से अहम ठिकानों पर हमला कर सकती है, जिसका ट्रेलर पाकिस्तान पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका था। और अब अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत के नए रॉकेट मिसाइल फोर्स की ये तिकड़ी आतंकिस्तान को मिनटों में तबाह कर देगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के होश फाख्ता है और चीन भी भारत के खिलाफ ज्यादा चालबाजी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन वो ताइवान बॉर्डर पर अपनी धौंस दिखाने से बाज नहीं आ रहा। चीन बार बार ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। आखिर जिनपिंग चाहते क्या हैं? क्या वो ट्रंप फॉर्मूले से ही ताइवान पर कब्जा करेंगे? इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। 2026 में एशिया में खुलेगा नया वॉर फ्रंट। क्या ताइवान पर अटैक करने वाला है चीन? ताइवान की सीमा में क्यों घुस रहे चीनी फाइटर जेट? ट्रंप फॉर्मूले से ताइवान फतह करेंगे जिनपिंग। साल 2026 की बारूदी शुरुआत हुई है। अमेरिका ने आधे घंटे के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया। ईरान में गुस्से की चिंगारी भड़की हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी ईरान पर हमले के आदेश दे सकते हैं। तो वहीं ताइवान के समुद्र में भी हलचल छिड़ी हुई है। चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए नए नए पैतरे अपना रहा है। पहले चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। अब चीन के फाइटर प्लेन ताइवान में घुस रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 4 सैनिक विमान, 6 समुद्री जहाज और 1 बड़ा जहाज उसकी सीमाओं पर चक्कर लगाते नजर आए। इसमें से एक चाइनीज विमान ताइवान जलद मरुमध्य को पार करता हुआ उसके उत्तरी एयर डिफेंस जोन में घुस आया। हालांकि चीन की ये चाल ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि ताइवान के लड़ाकू विमान ने उसे अपनी वायु सीमा के बाहर खदेड़ दिया। अभी कुछ ही दिन पहले चीन ने ताइवान के पास बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण ताइवान में हुए जस्टिस मिशन 2025 नाम की इस ड्रिल में चीन की तीनों सेनाएं शामिल हुई। 29 दिसंबर 2025 को चीन ने जबरदस्त सैन्य अभ्यास करते हुए ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया। इस दौरान चीन के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने बम गिराए। चीन के बैटलशिप ने लाइव फायर किया। चीन के युद्धवाहक पोतों ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। लाइव ड्रिल के दौरान मिसाइलों की बरसात की। चीन ने दक्षिण ताइवान के समंदर में बम बरसाए। अपने टैंक से दुश्मन के ठिकानों पर गोले बारूद बरसाए। उसके बाद भी चीन लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में चीन ने अपने सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान को समंदर में उतार दिया है। फुजियान हाल ही में उत्तर पूर्व चीन के क्विंगडाओ स्थित यूची नेवी बेस से येलो सी की तरफ रवाना हुआ है। फुजियान को समंदर में भेजकर चीन ताइवान को क्या मैसेज देना चाहता है, इसे समझिए। फुजियान J-15T लड़ाकू विमान, J-35 स्टेल्थ विमान
और KJ-600 अर्ली वार्निंग विमान से लैस है। यह युद्धपोत पूरी तरह से तेल और हथियारों से लैस होकर मिशन पर निकला है, यानी कि वो किसी भी हालात के लिए तैयार है। ताइवान को डराने के लिए चीन केवल समुद्र में ही ताकत नहीं दिखा रहा, वो अपने नए लड़ाकू विमानों के जरिए भी ताकत दिखा रहा है। चीन ने हाल ही में अपने अपग्रेडेड J-20A और J-20S स्टेल्थ विमानों की दुनिया को झलक दिखाई है। चीन के अगली पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने चेंगडू J-36 और शेनयांग J-50 स्टेल्थ विमानों का परीक्षण किया है। चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, साथ ही साथ ताइवान को डरा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंद ने कहा है कि चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन ताइवान पर लगातार अपना दावा जता रहा है। चीन ताइवान को अपना राज्य बताता है, जबकि ताइवान में 1950 से अपनी सरकार है। लेकिन हाल के दिनों में चीन ने ताइवान के खिलाफ अपना रवैया आक्रामक कर लिया है। केवल जनवरी में ताइवान के बॉर्डर पर 65 चीनी फाइटर प्लेन और 70 चीनी समुद्री जहाजों की मूवमेंट दर्ज की गई है। अगर चीन और ताइवान के बीच जंग छिड़ी तो क्या ताइवान चीन का मुकाबला कर पाएगा? चीन दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश है। चीन की मिलिट्री में फिलहाल 20 लाख सैनिक एक्टिव हैं, जबकि ताइवान की मिलिट्री में 1.70 लाख एक्टिव सैनिक। चीन के मिलिट्री के पास कुल 1200 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ताइवान के पास ये संख्या महज 288 है। चीन के पास कुल 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, इसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 288 है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि ताइवान के पास एक भी नहीं है। चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 4। यानी जंग हुई तो ताइवान चीन का मुकाबला करना तो दूर, उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। इसके बावजूद चीन आज तक ताइवान पर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया है। इसकी वजह इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक कर चीन की ये उलझन भी दूर कर दी है। ऐसे में अगर चीन आने वाले समय में ताइवान पर हमला करता है तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। चीन ताइवान पर कब्जे का फॉर्मूला तैयार कर रहा है, उसी तरह यूनाइटेड किंगडम को वहां रहने वाले पाकिस्तानियों पर नकेल कसने का फॉर्मूला तैयार करना होगा, क्योंकि इस वक्त लंदन से लेकर यूके के दूसरे शहरों में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का आतंक है। ऐसा पाकिस्तानी गैंग जो मासूम नाबालिग लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाता है, फिर अगवा करता है, उसके साथ ही शुरू होता है दरिंदगी का खेल। लंदन में एक 14 साल की सिख लड़की पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का कैसे शिकार बनी, सिख समुदाय ने लड़की को कैसे छुड़ाया, आखिर यूके में कैसे फल फूल रहा है पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, समझिए इस रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की दहशत। पहले सिख लड़की का किडनैप, फिर फ्लैट में गैंग रेड। सिखों ने घेरा डाला, मुश्किल से लड़की को छुड़ाया। वेस्ट लंदन के ऑन्स्लो इलाके के एक फ्लैट के बाहर कुछ सिख खड़े होकर दरवाजा पीट रहे हैं। फ्लैट के अंदर मौजूद शख्स से दरवाजा खोलने को बोल रहे हैं। फ्लैट के अंदर मौजूद शख्स उनकी बात सुन रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा। Tomorrow that could be your daughter, your sister. I know you're there watching me at the door, my friend. कुछ देर में वहां पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। सिख समुदाय के लोग उन्हें पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंदन की पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने के आरोप लग रहे हैं। The parents have gone to the police many times and nothing is being done about this. Why is this allowed in 2026 in the UK? This is supposed to be one of the greatest countries in the world.
सिखों के जबरदस्त विरोध के बाद एक लड़की अपना चेहरा ढके बिल्डिंग से निकलती नजर आ रही है। इस समय वहां पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। लड़की को मेडिकल के लिए सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया जाता है। दरअसल ये सब लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की वारदात है। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने 14 साल की सिख लड़की को पहले अगवा किया और फिर फ्लैट में बंद करके 5-6 लोगों ने उसका रेप किया। लड़की ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसे डरा कर चुप करा दिया गया। जैसे ही ये मामला सिख समुदाय तक पहुंचा तो पाकिस्तान के रहने वाले आरोपी के घर के बाहर जमा हो गए। आरोपी के फ्लैट पर भीड़ बढ़ती गई। कुछ ही देर में वहां 200 से ज्यादा सिख पहुंच गए और कई घंटे हंगामा किया, लेकिन पुलिस से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। Every single family has reported this to the police. The police have been having numerous calls regarding this for a very, very long time now. Nothing's been done about this. They come here, they speak to the girl, and then they go. Yeah, but the fact that maybe she's turned 16 is out of the question. The fact that he has been grooming her for the last few years while she was underage is actually a crime. And the fact that police are not doing anything about it and they're not looking into this is a piss take. सिखों की एकजुटता रंग लाई। सिखों ने किसी तरह लड़की को पाकिस्तानी दरिंदे से छुड़ा तो लिया, लेकिन उनका आरोप है कि वेस्ट लंदन में इस तरह छोटी बच्चियों को अगवा करके उनका यौन शोषण करने की घटनाएं आम होने लगी हैं। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने सिख लड़की को शिकार कैसे बनाया, सिख समुदाय तक लड़की को बंधक बनाए जाने की बात कैसे पहुंची, वो आपको बताते हैं। दरअसल जिस बिल्डिंग में सिख लड़की को लेकर पाकिस्तानी दरिंदा रहता था, वहां एक सिख युवक भी रहता है। सिख लड़के ने एक दिन पाकिस्तानी शख्स को सिख लड़की के साथ देखा। उसने पाकिस्तानी शख्स को रोका तो वो भड़क गया और बहस करने लगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी युवक सिख लड़की को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक अपने फ्लैट में रखता था। आरोप है कि उसने लड़की का यौन शोषण करने के लिए 6 और लोगों को बुलाया था। इन सभी ने मिलकर उसके साथ रेप किया। उसी बिल्डिंग में रहने वाले सिख लड़के से रहा नहीं गया। उसने पाकिस्तानी शख्स से सिख लड़की को रिहा करने को कहा तो वो धमकी देने लगा। पुलिस में शिकायत की तो कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद उसने सिख समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और पाकिस्तानी शख्स के फ्लैट को घेरा। इधर लड़की ने पुलिस की पूछताछ में अपने साथ हुई दरिंदगी का बयां किया है। सिख लड़की के मुताबिक पाकिस्तानी शख्स उसे अगवा करके लाया था। आरोपी ने खुद भी और 5-6 अन्य लोगों से उसका शारीरिक शोषण करवाता था। जब उसने खुद को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो कमरे में बंद कर दिया गया। धमकाया गया कि उनकी परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकती। सिख समुदाय अब मामले को बड़े लेवल पर उठाने की तैयारी कर रहा है। लंदन में रहने वाले सिख समुदाय का आरोप है कि लंदन में पाकिस्तानियों के ऐसे ही कई गैंग एक्टिव हैं जो लड़कियों को अगवा करके उनका शोषण करते हैं। शिकायत के बावजूद लंदन पुलिस उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, आतंकवाद, क्राइम से उनका नाम जोड़ना तय है। यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का नेटवर्क बना है। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग गरीब लड़कियों को निशाना बनाता है। पाकिस्तानी ग्रूमर गैंग के निशाने पर 11 से 16 साल की लड़कियां रहती हैं। ग्रूमर गैंग इन लड़कियों को प्यार, दोस्ती, शादी का झांसा, महंगे गिफ्ट और सामान देकर फंसाते हैं। इसके बाद उनका यौन शोषण करना शुरू कर देते हैं। ग्रूमर गैंग लड़कियों को पहले उनके परिवार और दोस्तों से दूर करते हैं। जब लड़की भागने की कोशिश करती है तो ग्रूमर गैंग उन्हें ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी देकर डराकर अपने पास रखते हैं। ग्रूमर गैंग जब लड़कियों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं तो उसके बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। लड़कियों को फ्लैटों, होटलों में भेजकर उसके बदले मोटे पैसे लेते हैं। ब्रिटेन में अब पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आ गया है। ब्रिटेन सरकार की पॉलिसी के चलते पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का नेटवर्क बिना किसी डर के चल रहा है। एलन मस्क, हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग ने बढ़ते यौन शोषण के मामलों पर आवाज उठाई है। ब्रिटेन की सरकार एक्शन की बात तो करती है, लेकिन साउथ लंदन से आए नए मामले में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का सच एक बार फिर सबके सामने आ गया है।